वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोग आज के क्लास में स्वतंत्रता संग्राम का एक नया विषय पढ़ने जा रहे हैं और विषय होगा हमारा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन को पढ़ने से पूर्व उसके इम्पोर्टेंस को जानना काफ़ी ज़रूरी है, तब आपको पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा। स्वतंत्रता संग्राम का ये एक ऐसा विषय है कि जिस विषय ने बहुत सारी चीज़ों को तय किया। जो हम लोग 1935 का अधिनियम देखते हैं या बाद में चल करके जो संविधान सभा बना या 1935 के अधिनियम के तहत भारतीयों को प्रांतीय स्वायत्तता प्राप्त हुई, ये बड़े पैमाने पे इलेक्शन हुआ, ये सब की शुरुआत साइमन कमीशन से हुआ। साइमन कमीशन ने, अंग्रेजों ने मान लिया कि हमें अब भारत में कुछ करना है, और साइमन कमीशन के आने के पीछे तर्क ही यही था कि भारतीयों को कितना अधिकार या उत्तरदायित्व दिया जाए। अभी तक अंग्रेज अपने तरफ से भारतीयों को उत्तरदायित्व देने के मूड में नहीं थे। हालांकि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से पहले जो मॉन्टेग्यू के द्वारा 1917 के सितंबर का डिक्लेरेशन किया गया था, उसमें ये कहा गया था कि हम अधिराजत्व दे देंगे। लेकिन आपने देखा कि 1919 के अधिनियम में कोई अधिराजत्व का प्रोविजन नहीं था। पहली बार भारतीय इतिहास में अंग्रेजों ने यह माना कि हमको भारत के लोगों को कुछ उत्तरदायित्व देना है, यानी शासन में शामिल करना है। और इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का विषय है साइमन कमीशन। एक छोटा विषय है लेकिन बहुत प्यारा विषय है, और इससे भी बहुत सारे वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आएंगे। और जीएस को पॉइंट ऑफ व्यू से और यूपीएससी में आप यदि हिस्ट्री रखते हैं तो ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो जितना भी इससे जुड़े हुए तथ्य हैं, सभी तथ्यों का हम लोग इसमें अध्ययन करने जाएंगे, ठीक है। तो इसमें अगर समझने और लिखने के परिवेश में अगर बात करें तो सबसे पहले इस ढंग से समझा जा सकता है कि 1919 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम में एक धारा था, और वो धारा था या अनुच्छेद कह लीजिए आप, धारा 84, ठीक है ना। इस 84 में क्या चीज था? तो 84 में जो बात ये था कि 10 वर्ष पश्चात 1919 के अधिनियम की 1919 के अधिनियम की समीक्षा की जाए, ठीक है। क्या की जाएगी? समीक्षा, रिव्यू, समीक्षा किया जाए, ठीक है। और जहां तक 1919 का अधिनियम था, इस अधिनियम से जो भारतीय थे, जो इंडियंस नेता थे, असंतुष्ट थे, ठीक है। और ऐसी परिस्थिति में ब्रिटेन का जो राजनीतिक घटनाक्रम था, ब्रिटेन का राजनीतिक घटनाक्रम उत्तरदायी था। हम बताएंगे क्या घटनाक्रम है, जगह बचाने के लिए पूरी बात नहीं लिख रहे हैं बोर्ड पर, ठीक है। और ऐसी परिस्थिति में
8 नवंबर, कितना, 8 नवंबर 1927 एक वैधानिक आयोग, आप लोग जानते हैं कि वैधानिक आयोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टैच्यूअरी कमीशन। स्टैच्यूअरी कमीशन, ये सर जॉन साइमन, कौन? सर जॉन साइमन, और ये थे कौन? तो ब्रिटिश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। कौन थे? ब्रिटिश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। इनकी अध्यक्षता में, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय, एक सदस्य सर जॉन साइमन खुद हो गए और बाकी 6 अन्य सदस्य, 7 सदस्यीय जो है वो आयोग की घोषणा की, आयोग की घोषणा की। ठीक है, तो पहले इतना समझते हैं, तब अपना सफर आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोगों को जो बातें समझनी है वो ये महत्वपूर्ण, पहले समझिए बोर्ड पर, उसके बाद लिखेंगे कि साइमन कमीशन जो ओरिजिनेट कर रहा है, जो उत्पन्न हो रहा है, वो कहाँ से? तो साइमन कमीशन ओरिजिनेट कर रहा है 1919 के अधिनियम की धारा 84 84 से। और 84 से कैसे कि इसमें यह प्रोविजन था कि 1919 के अधिनियम में जो भारतीयों को उत्तरदायित्व सौंपा गया है, 1919 के अधिनियम आप पढ़ चुके हैं, भारतीयों को उत्तरदायित्व कहाँ सौंपा गया था? तो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी, जिसमें भारतीय मंत्री और ब्रिटिश गवर्नरों के बीच शक्तियों का विभाजन करके शासन करने का प्रावधान किया गया था। और ये इतना गलत प्रावधान था कि इससे शासन और शिथिल हो गया प्रांतों में। वो एक अलग बहस है। कहने का अर्थ ये है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा जो भारतीयों को अंग्रेजों के द्वारा दिया गया, वो कुछ नहीं दिया गया। लेकिन उसी अधिनियम में प्रोविजन था 84 धारा में कि 10 वर्ष पश्चात इसकी समीक्षा की जाएगी कि यह जो 1919 का अधिनियम है वो कितना सफल रहा, और भविष्य में इसमें क्या संशोधन किया जा सकता है, या भविष्य में नया क्या प्रावधान किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में अगले अधिनियम के लिए भी प्रोविजंस था कि 10 वर्षों के बाद ये देखा जाएगा, समीक्षा की जाएगी, और फिर नया प्रावधानों के तहत नया अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट पारित करेगी। लेकिन इस प्रोविजंस के बावजूद भी जो भारत के लोग थे वो इस अधिनियम से, यानी 1919 के अधिनियम से असंतुष्ट थे। शुरू में उनका कहना था कि जो घोषणा 1917 ईस्वी के सितंबर महीने में की गई थी कि हम अधिराजत्व दे देंगे, और उसके वजह से होम रूल आंदोलन वापस लिया गया था, तो वो वादा पूरा नहीं किया गया है। इसलिए हम इस अधिनियम से संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए इसको बदल कर करके दूसरा अधिनियम लाया जाए और उसके तहत जो है हमें सुविधाएं प्रदान की जाए या शासन में भागीदारी दी जाए। तो आरंभ से ही 1919 के अधिनियम के विरोधी थे भारत के लोग। भारत के लोग इन द सेंस क्या कि भारत के जो उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे उनके बारे में कहा जाता। तो इसलिए गतिरोध तो 1919 से ही चला रहा था, लेकिन ब्रिटिश सरकार 1919 के अधिनियम को परिवर्तित करने के लिए तैयार नहीं थी। ब्रिटिश सरकार परिवर्तित करने के लिए कब तैयार हुई कि 1927 में जब ब्रिटेन में राजनीतिक घटनाक्रम में कुछ परिवर्तन हुआ। और ब्रिटेन में राजनीतिक घटनाक्रम में क्या परिवर्तन हुआ कि 1928 में चुनाव होने वाला था।
और 1927 में 1927 में जो वहाँ सरकार थी वो कंजर्वेटिव पार्टी की थी, अनुदारवादी दल की थी। और उसको ये एहसास था कि अगले साल जो चुनाव होने वाला है उसमें मजदूर दल, लेबर पार्टी यानी उदारवादी दल, लिबरल पार्टी जीत जाएगी, हम नहीं जीतेंगे। और यदि लिबरल पार्टी जीत गई, मजदूर दल जीत गया, तो वो भारत के प्रति थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखता था, तो वो भारतीयों की मांग को मान लेगा। यानी 1919 का अधिनियम के तहत किसी भी परिस्थिति में 28 या 29 में जो है वो उसको आयोग बनाना पड़ेगा। और मेरी सरकार नहीं रहेगी, लेबर पार्टी की सरकार रहेगी, तो वो भारतीयों की सारी मांगों को मान लेगी। और कंजर्वेटिव पार्टी भारतीयों को कोई अधिकार देने के पक्ष में नहीं। तो इसीलिए ब्रिटिश साम्राज्य का इतना बड़ा दायित्व वो मजदूर दल पर नहीं देना चाह रही। इसी वजह से समय से पूर्व, समय इसका 29 में पूरा होता या 28 में पूरा होता, लेकिन उसके पूर्व ही 8 नवंबर 1927 को एक स्टैचुरी कमीशन यानी वैधानिक आयोग गठित कर दिया। बात समझ में? और वो जो गठित किया वो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में गठित किया। सर जॉन साइमन उस समय ब्रिटिश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे और इनके सहित 6 और सदस्य थे। यानी साइमन कमीशन कुल 7 सदस्यीय था, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। और ये एक स्टैचुरी कमीशन था, एक वैधानिक आयोग था, लेकिन अध्यक्ष के नाम पर इस कमीशन का नाम इतिहास में साइमन आयोग या साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई? अब देखिए ये हुआ कि कैसे गठित हुआ आयोग, मैंने हमने पृष्ठभूमि बताया, ठीक है। अब देखिए इसका दूसरा सेक्शन हम शुरू कर रहे हैं और वो शुरू कर रहे हैं प्रतिक्रिया। क्या चीज? प्रतिक्रिया। तो प्रतिक्रिया किसका? भारतीयों का है ना। ये जो घोषणा हुआ कि हम स्टैचुरी कमीशन, तो भारतीय तो इसकी मांग शुरू से कर रहे थे कि 1919 के अधिनियम को हम नहीं मानेंगे, इसके जगह पर दूसरा अधिनियम लाया जाए। तो नियमतः जो है वो जब ये आयोग बन जाना चाहिए था तो भारतीयों को के द्वारा इसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी एक लंबी प्रक्षिप्त मांग को ब्रिटेन पूरा कर रहा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि भारतीयों ने प्रतिक्रिया में क्या किया, तो इसका विरोध किया कि हम साइमन कमीशन का विरोध करते हैं। अब देखिए विरोध का कारण क्या था कि आखिर क्यों विरोध भारत के नेता या भारत के लोग करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए 2 कारण उत्तरदायी था। कितना कारण उत्तरदायी था? 2। एक है बर्केनहेड की चुनौती। क्या चीज? बर्केनहेड की चुनौती, ठीक है। और दूसरा है आयोग में भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता। भारतीयों को शामिल नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। हालांकि अंग्रेज के पास एक्सक्यूज नहीं था। क्यों? क्योंकि लॉर्ड सभा में मिस्टर सफलात बाल, कौन? मिस्टर सफलात बाल, मिस्टर सफलात बाल और लॉर्ड सिन्हा, ये 2 भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में शामिल थे। तो ये अंग्रेज नहीं कह सकते थे कि भाई ये एक स्टैचुरी कमीशन है, आपका कोई आदमी सरकार में है नहीं,
और स्टैच्यूरी कमीशंस में सरकारी लोग ही शामिल हो सकते हैं, तो आपका था नहीं तो हम कैसे शामिल कर रहे हैं? ये तर्क वो नहीं रख सकते थे। क्यों? क्योंकि जिस समय 1927 में ये गठित किया गया, उस समय लॉर्ड सभा में, यानी जो उसकी उच्च सदन थी ब्रिटिश संसद की, ब्रिटिश पार्लियामेंट की, उसमें 2 भारतीय मेंबर थे। एक का नाम था मिस्टर सफलातबर्ग और लॉर्ड सिन्हा। तो इनके रहते हुए आप ये नहीं कह सकते हैं कि कोई आपका आदमी नहीं था इसलिए हमने शामिल नहीं किया। तो कहने का अर्थ यह है कि आयोग में भारतीयों को शामिल नहीं किया जाना ये विरोध का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इनका कहना था कि वो आयोग जो भारतीयों की समस्या पर विचार कर रहा है, भारतीयों के लिए कानून बना रहा है, उस आयोग में किसी भारतीय का नहीं होना ये एक उपहासपूर्ण बात है, ये एक अनैतिक बात है। जिसकी समस्या है उससे पूछे बिना उसका समाधान, तो ये अव्यवहारिक होगा। तो लॉजिकली बात था इसका विरोध करना। और दूसरा ये कि बर्केनहेड जो उस समय भारत सचिव थे, कौन थे? भारत सचिव थे। इन्होंने 1926 में 1926 में एक चुनौती दी थी कि भारत के लोग इस योग्य नहीं हैं कि वो संविधान बना सके, वो कोई कानून बना सके। तो इस आधार पर भी इस स्टैच्यूरी कमीशन में, इस वैधानिक आयोग में किसी भारतीयों को शामिल नहीं किया। तो ये तो संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों के योग्यता पर प्रश्न है। यहाँ भी लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए या विदेश से बार एट लॉ किए हुए बहुत सारे नेता थे। यहाँ भी बहुत सारे ऐसे नेता थे जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये कह देते हैं कि भारत के लोग योग्य नहीं है, तो ये तो चैलेंज वाली बात। तो ऐसी परिस्थिति में इस आयोग का, जिसका समर्थन किया जाना चाहिए था भारतीयों के लिए, क्योंकि उनकी प्रतीक्षित मांग थी कि हम 1919 के अधिनियम में सुधार चाहते हैं, तो इसके बावजूद भी विरोध क्यों किया गया? क्योंकि बर्केनहेड ने चुनौती दी थी, और दूसरा ये कि किसी भारतीयों को उस चुनौती के आधार पर शामिल नहीं किया गया। तो इस कारण से भारतीयों ने इस आयोग के विरोध का निर्णय किया। एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़े। अब देखिए कि विरोध का जो आरंभ किया उसमें भी ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस बहुत आता है, इसलिए हम अलग करके पढ़ा दे रहे हैं। विरोध की आवाज कह लीजिए, तो विरोध की आवाज जो सबसे पहले उठाया गया वो प्रश्न आता है, वो एक संगठन था लिबरल फेडरेशन। क्या? लिबरल फेडरेशन। ये लिबरल फेडरेशन जो था वो सर तेज बहादुर सप्रू इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? सर तेज बहादुर सप्रू। मैंने सर्वप्रथम आवाज इन्होंने उठाई। उसके बाद हिंदू महासभा ने भी इनका साथ दिया कि नहीं, ये बात गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद जिन्ना के अधीन जो मुस्लिम लीग, अब मुस्लिम लीग 2 भागों में बढ़ गई थी, बताते हैं अभी, के अधीन मुस्लिम लीग, ठीक है, और उसके बाद कांग्रेस। कौन? कांग्रेस। तो एक्चुअली में कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है शब्द कि लोकप्रिय इसी ने बनाया। अब देखिए, इसको समझते हैं। एक सामान्य सी बात है, लेकिन सामान्य है नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। पहली बात तो यह कि प्रश्न यदि आ गया आपको कि साइमन कमीशन के विरोध करने का सर्वप्रथम घोषणा या निर्णय किसने किया, यह ऑब्जेक्टिवली क्वेश्चंस मिश्रा जी बराबर आता है। अगर पढ़ने के क्रम में इसको मस्तिष्क में अंडरलाइन नहीं कीजिएगा
तो एक सिंपल सा प्रश्न आपसे गलत होने की संभावना बनी हुई है। तो इसीलिए ये चीज़ आपको क्लास में ही याद हो जाए। हम इसको दोहरा तेहरा करके बोल रहे हैं आपसे कि साइमन कमीशन के विरोध करने का, भारत में बहुत सारे राजनीतिक दल थे उस समय जैसे आज है, तो साइमन कमीशन के विरोध करने का सबसे पहला जो निर्णय लिया गया वो लिबरल फेडरेशन से हुआ। और लिबरल फेडरेशन सर तेज बहादुर सप्रू के अधीन। आपको पता होना चाहिए कि लिबरल फेडरेशन का उदय कब हुआ था? असहयोग आंदोलन के विरोध में ही बना था। जो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो उसमें बहुत सारे नेता उसके समर्थक नहीं थे। उसमें सर तेज बहादुर सप्रू भी थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी थे, एनी बेसेंट भी थी। इन लोगों ने कांग्रेस छोड़ दिया था 1920 में। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। यानी उनका उद्देश्य जो था वो कांग्रेस के 1920 के विचारधारा के खिलाफ था। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ये भी सिपाही थे। विचार अलग जरूर थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि अंग्रेजों के समर्थक हो गए। तो हमारे देश को आज़ादी विभिन्न विचारधाराओं से मिली है। कोई एक विचारधारा की बपौती जो है इस आज़ादी में नहीं है। सभी लोगों ने अपने अपने ढंग से आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। यहाँ पर ये बात कह देना इसलिए ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ दिखाई पड़ रहा है कि डिफरेंट विचारधाराएं हैं, लेकिन सभी विचारधारा अंग्रेजों के विरुद्ध है। जैसे जब साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन के षड्यंत्र को सबसे पहले जिस दल ने महसूस किया वो दल कौन था? लिबरल फेडरेशन, जिसके अध्यक्ष कौन थे? सर तेज बहादुर सप्रू। इन्होंने ही घोषणा की कि साइमन कमीशन का विरोध करना चाहिए। अब विरोध का आधार क्या होगा? तो किसी भी भारतीयों को शामिल नहीं किया जाना और बर्केड हेड की चुनौती। अब ये बात जब फैली तो हिंदू महासभा ने कहा कि हाँ बात सही है, हम भी आपके साथ हैं। मुस्लिम लीग उस समय दो धड़ों में बढ़ गया था। एक मोहम्मद शफी के नेतृत्व में अलग एक गुट था और मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में एक अलग गुट था। पार्टी एक ही थी, गुटबाजी होती है तो गुट अलग था। लेकिन इस समय 1927 में मोहम्मद अली जिन्ना का गुट ज़्यादा प्रभावी था। मोहम्मद शफी का गुट निष्क्रिय था एक प्रकार से। तो जिन्ना के गुट ने भी लिबरल फेडरेशन के हाँ में हाँ मिलाई कि हाँ साइमन कमीशन का विरोध होना चाहिए। तो आप यहाँ देख लीजिए कि एकदम तीनों विपरीत विचारधारा के लोग हैं। लिबरल फेडरेशन का उद्देश्य अलग है, हिंदू महासभा का उद्देश्य अलग है, मुस्लिम लीग का उद्देश्य अलग है। लेकिन इसके होने के बावजूद भी तीनों ने साइमन कमीशन के विरोध कर दिया। लेकिन ये तीनों दल का सिर्फ वैचारिक आयाम प्रस्तुत किया, एक फिलोसफिकल बेस बनाया साइमन कमीशन का विरोध का। उसके लिए कोई क्रियात्मक पद्धति नहीं अपनाई। क्रियात्मक पद्धति जिस दल ने अपनाई वो दल थी कांग्रेस। इसीलिए साइमन विरोध को की लोकप्रियता का श्रेय किसे प्राप्त है? तो कांग्रेस। यानी अब आंदोलन का रूप जो लेगा साइमन कमीशन विरोध का वो किसके नेतृत्व में? कांग्रेस के नेतृत्व में। तो एक सेंटेंस में कंक्लूड इसको ऐसे किया जा सकता है कि साइमन कमीशन के विरोध की शुरुआत तो लिबरल फेडरेशन ने की, लेकिन इसे जन आंदोलन कांग्रेस ने बनाया। कितनी खूबसूरत बात, ठीक है। तो इतना समय देने के पीछे यही कारण था कि ये सब की गहराइयों से आप अवगत हो जाए। आगे बढ़े। अब देखिए साहब, आगे हमें क्या पढ़ना है ताकि सिस्टम के तहत जो है वो आपके मस्तिष्क में बात आए। अभी तो प्रतिक्रिया हो गई। अब अगला हम जो बात आपको पढ़ाने जा रहे हैं उसको दूसरे कलर से नहीं। आगे जो बात हम बताने जा रहे हैं वो है कि विरोध आंदोलन, है ना, विरोध आंदोलन। अब देखिए, आप इसको चाहिएगा तो जो नोट्स बना के लाइएगा आप इसको पैराग्राफ चेंज करके भी कर सकते हैं
अलग अलग कलरिंग में जो आपको समझा रहे हैं, ठीक है। आप इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं, माने एक एक शीर्षक दे करके उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, दोनों में मार्क्स मिलेगा। तो विरोध आंदोलन कैसे शुरू हुआ कि जो साइमन कमीशन था, जो साइमन कमीशन था, ये 3 फरवरी, कब, सब डेट याद रखिएगा, 3 फरवरी 1928 गठित कब हुआ तो देख लीजिए 8 नवंबर 1927, है ना। भारत कब आ रहा है ये, तो 3 फरवरी 1928। कहाँ आया ये, तो इसका आगमन होता है बंबई में। कहाँ होता है, बम्बई में, बंबई, जिसको अब मुंबई बोला जाता है, इतना तो पता होगा आपको, ठीक है। जैसे ही इसके आगमन होता है वैसे ही हड़ताल और विरोध का इसको सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। हड़ताल और विरोध का सामना करना पड़ता है किसको, वेरी गुड। एक और ऑब्जेक्टिव जो काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए कि भारत में साइमन कमीशन ने निम्न शहरों की यात्रा, निम्न शहरों की यात्रा, वो शहर काफी महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिवली पूछ देता है। पहला तो आप अभी जान रहे हैं कि बंबई में आया ही वो, है ना, वो सारा पंजाब, उसके बाद वो पूना गया, उसके बाद विजयवाड़ा, कहाँ है विजयवाड़ा, देखिए गुजरात में, सुनिए विजयवाड़ा का तो गुजरात में, अरे आंध्र प्रदेश में ना है ही। तो उसके बाद आ जाइए कलकत्ता, लाहौर और लखनऊ, ये 6 शहरों का नाम आपको याद रखना है। कितने शहरों का, 6 शहरों। ऑब्जेक्टिवली ये पूछता है कि किन किन शहरों में साइमन गया। अब देखिए यहाँ पर समझना आपको क्या है कि जैसे ही साइमन बंबई पहुंचा, कब पहुंचा, तो 3 फरवरी 1928 को। ऐसा पढ़िए कि आपको आधा से अधिक चीजें क्लास में याद हो जाए तो ज्यादा मजा है। और ये आप पर डिपेंड है कि कितना कंसंट्रेट है बोर्ड पे, ठीक है। ये हमारा दायित्व नहीं है, हमारा जितना एफर्ट्स है कि आपको हर चीज़ को तोड़ तोड़ के बढ़िया से समझाएं। आपका ये दायित्व बनता है कि साहब आप बढ़िया से इसको समझिए। बोर्ड पर लिखा, पीछे की बात भूल भी जाते हैं तो एक बार देख लीजिए तो आपको याद आ जाएगा, है ना। दूसरी जगह से हमको मत ले जाइए। तो हम कह रहे थे आपको कि साइमन कमीशन 3 फरवरी को बंबई में उतरा तो पहले से ही यह पढ़ चुके हैं कि भारत के लोग असंतुष्ट हैं। तो उतरते के साथ पूरा बंबई उसको बंद दिखा और जहां जहां रोड पर गया तो काले झंडे से उसका स्वागत हुआ। अब सोचिए कितना बुरा लगेगा। आप एक सामान्य व्यक्ति हो और रोड पर चलिए और सब लोग आपको काला झंडा दिखाए तो क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव आप पर पड़ेगा, आप खुद महसूस कर सकते हैं। और जो सत्ता का शक्तिशाली पद पे बैठा हो उस समय और जिसके पीछे सत्ता घूम रही हो, उस व्यक्ति को यदि काला झंडा दिखाया जाए
तो इसका अर्थ यह है कि हम आपके सत्ता को नहीं मानते। तो ये हर एतबार से उसके लिए एक दुर्भाग्य की बात है उस व्यक्ति की। तो जैसे ही बंबई पहुंचा वैसे ही जो है उसको काले झंडे से और हड़ताल से स्वागत किया। अब देखिए कि उसका काम क्या था। तो काम था कि भारत में घूम करके जा करके यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था की जांच करना और नया अनुशंसा करना कि क्या कमी है प्रशासन में और प्रशासन में क्या सुधार किया जा सकता है। तो इसके लिए संपूर्ण भारत में हर जगह तो वो नहीं जा सकता, कुछ स्थानों को चुना उसने। जिन स्थानों को चुना वहाँ जा कर के बाज़ाब्ते तौर पे वहाँ जो सरकारी कार्यालय था, जो गवर्नमेंट ऑफिसियर थे या जनता के कुछ प्रतिनिधि थे, उन लोगों से प्रत्यक्ष मिल करके बात करके शासन व्यवस्था की कमियों को जाना वो, और उन कमियों के आधार पर उसने अनुशंसा की। तो उसमें ये 6 शहर में गया। कितना? वो आपको याद करना, बम्बई, पूना, विजयवाड़ा, कलकत्ता, लाहौर और लखनऊ। और बाकी इन जगहों के जाने के क्रम में यहाँ जा करके बजाते तो पे स्टे किया, उस शहर में रुका कुछ दिन तक, लोगों से मिला। तो इस शहर में तो उसका विरोध हुआ ही, वो एक अलग बात हुआ। लेकिन रास्ते में जाने के क्रम में जितना रेलवे स्टेशन मिला, जितना रोडवेज मिला, सब जगह लोगों ने विरोध किया उसका। जैसे पटना नहीं आया था, लेकिन लखनऊ से कलकत्ता जाने के क्रम में पटना से उसकी रेलगाड़ी गुजर रही थी। तो यहाँ एक और सरकारी अमला जो थे उनके स्वागत में खड़े हुए थे, दूसरे ओर स्वतंत्रता सेनानी के जो नेता थे वो दूसरे लाइन पर खड़ा होकर काला झंडा दिखा रहे थे। तो ऐसे ऐसे हर जगह हर रोड में उसका विरोध हुआ है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो अब यहाँ तक आप समझ गए कि जहाँ जहाँ वो गया वहाँ वहाँ उसका विरोध हुआ। कोई कंफ्यूजन नहीं? आगे बढ़ते हैं। अब ये तो एक सूत्र रूप में आप पढ़ लिए। कुछ विचित्र विरोध हुआ, कुछ विचित्र विरोध हुआ। और वो विचित्र विरोध क्या हुआ वो जानना आपके लिए काफी जरूरी है। एक तो बंबई से पूना जाने के क्रम में हुआ, ठीक है। बंबई से पूना जब जा रहा था साइमन तो वहां हुआ। दूसरा लखनऊ में हुआ। तीसरा मद्रास में हुआ। चौथा जो है वो लाहौर में। ये 4 जगहों की घटनाओं को आपको अपने कॉपी में लिखना अनिवार्य होगा। हम अलग अलग करके बता रहे हैं इसलिए कि आपके मस्तिष्क में चला जाए वो घटना। यहाँ तक तो इस ढंग से लिखिएगा, ये समझिएगा अपने दिमाग में। कुछ विचित्रता हुई, जहाँ गया सब जगह काले झंडे दिखाए गए, सब जगह हड़ताल और बंद मिला साइमन को। लेकिन कुछ जगहों पे हड़ताल, बंद या काले झंडे के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट चीज हुई। लाहौर कहाँ है? बिहार के राजधानी कहाँ? पटना हो नहीं। वैसे ही पंजाब की राजधानी कहाँ? लाहौर। ठीक है। तो आइए टॉपिक पे। तो अब विशिष्टता, विरोध का विशिष्ट रूप जहाँ जहाँ देखने को मिला वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। पहला, बंबई से पुणे। बंबई से जब पुणे साइमन जा रहा था तो ट्रेन से जा रहा था। तो इस मार्ग में पुणे से लोनावाला एक जगह है। लोनावाला लगता है मिश्रा जी गए। तो पूना से लोनावाला के बीच रेल मार्ग और सड़क मार्ग साथ साथ चलता था। जैसे गया पटना में जाते हैं तो बहुत जगह पे आपको मिलता है रेल और सड़क मार्ग साथ साथ, पूरे जगह पर तो नहीं मिलता है, लेकिन जगह जगह ऐसा मिलता है कि तुम साथ साथ चल रहा है।
वैसे ही स्थिति थी लोनावाला से पूना के बीच में। बात समझ में आ रही है? तो जिस ट्रेन से साइमन जा रहा था, युवाओं ने ये किया कि ट्रक रिजर्व किया और बस रिजर्व किया। उसके ऊपर चढ़ कर करके जो है ट्रेन चल रही है, ट्रक बस भी चल रहा है और काला झंडा दिखाते हुए साइमन गो बैक का नारा लग रहा है। अब सोचिए कि इतना विशिष्ट रूप विरोध का कल्पना भी वो नहीं कर सकता था कि जो ट्रेन चलेगी, चलते हुए ट्रेन में हमको विरोध किया जाएगा। अरे ट्रेन जहां रुकेगी स्टेशन पर विरोध तो देखा, लेकिन चलते हुए ट्रेन में विरोध, ये तो अद्भुत था अपने आप में। तो इस प्रकार से पूर्णिया और लोनावाला के बीच में विरोध का एक नया रूप दिखाई पड़ा। क्लियर? दूसरा हमने लिखा है कहा क्या, लखनऊ। तो लखनऊ में बजाते तौर पे साइमन आया अपने सदस्यों के साथ। यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने विरोध प्रदर्शन किया। अपने जीवन में जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार लाठी खाई थी। यहाँ कहाँ? और यहाँ अमीनाबाद एक जगह है, गए होंगे तो आपको पता होगा। तो यहाँ तालुकदारों के साथ वो बैठक कर रहा था जॉन साइमन। तालुकदार समझ रहे हैं ना, वहाँ महलवाड़ी व्यवस्था था और हर महल का एक उत्तरदायी व्यक्ति होता था जिसको लंबरदार बोलते थे, और वही जाके टैक्स जमा करता था। उसी को तालुकदार हम बोल रहे हैं। तो यानी ब्रिटिश प्रशासन का एकदम न्यूनतम कर्मचारी था तालुकदार। तो उसके साथ प्रशासन के विषयों पर जानकारी लेने के लिए तालुकदारों की बैठक अमीनाबाद में कर रहा था कौन, जॉन साइमन। और वहाँ के नवाब के प्रतिनिधि थे खलीकुज़्ज़मा। तो खलीकुज़्ज़मा ने क्या किया, ये सब बुक में है नाम, मतलब हम बोर्ड पर चूँकि और आगे पढ़ाना है कुछ बातें, इसलिए जगह बचाने के लिए ये सब विवरण नहीं लिख रहे हैं बोर्ड पे। तो ये सब नाम अगर आप चाहिएगा तो जो बुक आपको प्रिस्क्राइब है उसमें सभी सब चीज़ें। हमारा उद्देश्य है कि आपको एक सीक्वेंस में आपके दिमाग में बैठा है, ठीक है। तो खलीकुज़्ज़मा ने बड़ा बड़ा गुब्बारा इकट्ठा किया। गुब्बारा समझ रहे हैं, बैलून, और उसको भरा हवा, हाइड्रोजन गैस, और उस पर साइमन गो बैक के नारे लिख करके जो है आसमान में उड़ा दिए। अब उड़ा दिया, वो पुलिस के लिए आफत बन गया कि इसको हम नीचे उतार ही नहीं सकते। तो एक विरोध का लखनऊ में अद्भुतता देखने को मिली आपको, ठीक है। अब आइए आगे, हमने लिखा है मद्रास। मद्रास में क्या हुआ कि मद्रास में तो खैर साइमन नहीं गया था, लेकिन वहाँ विरोध प्रदर्शन हो रहा था। तो विरोध प्रदर्शन हो रहा था तो उसमें पुलिस ने गोली चला दी। तो एक युवा मारा गया। जहां पर युवा की लाश गिरी थी उस जगह पर टी प्रकाशम, जो दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण कांग्रेसी नेता थे, वो जाना चाह रहे थे। तो पुलिस ने उनके ऊपर जो है बंदूक तान दी कि नहीं जाना है आपको, कि तुम गोली चला दो लेकिन हम जाएंगे। और इतनी दिलेरी दिखा करके वो उस स्थान पे गए जहां पर उस युवा की लाश गिरी थी। तो ये भी एक अद्भुतता थी। अब आइए लाहौर में क्या अद्भुतता हुई भाई, कि लाला लाजपत राय अब वयोवृद्ध हो चुके थे, लेकिन देश की आज़ादी के लिए अभी भी उनमें जज्बा बाकी था। इसलिए एक विरोध प्रदर्शन का वो नेतृत्व कर रहे थे लाहौर। और उस विरोध प्रदर्शन के दौरान डेट है 30 अक्टूबर 1928। कितना? 30 अक्टूबर 30 अक्टूबर 13 अक्टूबर 1928। उस दिन इन पर लाठियों की बरसात कर दी। क्या कर दी गई? लाठियों की बरसात। और लाठियों के चोट से वो इतना घायल हो गए कि लाठियां पड़ती थी उनके बदन पे और उनके मुंह से ये शब्द निकलता था कि मेरे शरीर पर ब्रिटिशों के द्वारा पड़ी एक एक लाठियां ब्रिटिश ताबूत की एक एक कील साबित हो। तो ये भी क्वेश्चन आएगा छात्र, ये ऑब्जेक्टिवली हेडिंग दे देगा, बोले किसने कहा था, कब कहा था।
कहाँ कहा था? एक ही क्वेश्चन नहीं बनेगा, बात समझें। किसने कहा था, कब कहा था, कहाँ कहा था। तीनों का जवाब हमने दे दिया आपको। किसने कहा, कब कहा 30 अक्टूबर 1928 और कहाँ कहा। लाहौर। क्लियर हो गया ये? तो इस ढंग से पढ़िएगा तो चीजें आपको, और नहीं पढ़ेगा तो मिस कर देंगे। और इस चोट की वजह से 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। कब? 17 नवंबर 1928। और ताजुब की बात है कि भगत सिंह ने इसका बदला भी ले लिया कि उसने 7 दिसंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या कर। तो ये एक घटना घटा, बात समझ में आई? तो ये सब कुछ महत्वपूर्ण चीज थे जो हमें आपको बता रहा था। अब आते हैं कि आखिर साइमन कमीशन की रिपोर्ट में क्या था, है ना। तो 27 मई 1930 ईस्वी को, कब? 27 मई 1930 को साइमन ने, सर जॉन साइमन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत, किसको प्रस्तुत की? तो ब्रिटिश सरकार को प्रस्तुत करेगा। और ये जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया उसके प्रोविजंस को हम लोग को देखना है, ठीक है ना। हम इसी के लिए जगह छोड़े थे क्योंकि प्रोविजन पूछ के कभी टफ कर देता है। तो आपको प्रोविजंस को का अध्ययन करना पड़ेगा। नंबर 1 के द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। द्वैध शासन समाप्त, ये पहला उसका अनुशंसा था। दूसरा कहा कि संघीय संविधान होना चाहिए, संघीय संविधान के बारे में अनुशंसा किया उसने। तीसरा है केंद्र में भारतीयों को उत्तरदायी नहीं, भारतीयों को उत्तरदायी पद नहीं, ठीक है। उसके बाद का प्रोविजन है कि उच्च न्यायालय भारत सरकार के नियंत्रण, उच्च न्यायालय भारत सरकार के नियंत्रण, के नियंत्रण, ठीक है। अगला है बर्मा की स्वतंत्रता। उसके बाद है सिंध को प्रांत का दर्जा। उसके बाद है प्रांतीय स्वायत्तता। उसके बाद है मताधिकार का विस्तार। उसके बाद है अल्पसंख्यक वर्ग का हित। पुनरीक्षण बंद।
तो इतनी सारी अनुशंसाएं जो हैं वो साइमन कमीशन के द्वारा की गई। पहला क्या, चूंकि स्थानाभाव के कारण छोटा छोटा शब्द लिखा है कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि 1919 के अधिनियम में जो द्वैत शासन लागू किया गया, जिसका पूर्व के क्लास में विस्तार से हमने वर्णन किया है, तो उसके खिलाफ मत दिया कि द्वैत शासन को समाप्त कर दिया। और द्वैत शासन को समाप्त करके क्या किया, तो प्रांतों को स्वायत्तता दी जानी चाहिए। तो ये काफी महत्वपूर्ण था उसका। यानी ये जो दोनों चीजें हैं आपस में मिली हुई, और असल उसका अनुशंसा यही था जो 1935 के अधिनियम के तहत लागू किया। क्या, तो पहला ये कि द्वैत शासन समाप्त किया जाए, और दूसरा ये कि प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान किया, और उसके बाद संघीय संविधान होना चाहिए। यहां पर एकात्मक संविधान की वकालत नहीं किया उसने, बल्कि संघीय संविधान। संघीय संविधान का मतलब क्या हुआ कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बने, ये नहीं कि भारत के लोग बनाएंगे, ब्रिटेन ही बनाएगा, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा जिसमें प्रांत और संघ दोनों को महत्व दिया जाए। ये संघीय संविधान हो गया। चौथा है कि ये तय कर दिया गया कि भारतीयों को केंद्र में उत्तरदायी का कोई पद नहीं मिलेगा। जो गवर्नर जनरल या वायसराय जिस ढंग से शासन कर रहा है, एब्सोल्यूट रूप से वही शासन करता रहा। अर्थात ये तय कर दिया कि भारत को आजाद करने वाले हम नहीं हैं। क्लियर। उसके बाद हुआ कि उच्च न्यायालय पहले प्रिवी काउंसिल्स के अधीन था, यानी लंदन का। अब कहा कि नहीं, भारत सरकार के अधीन। उसके बाद बर्मा को स्वतंत्र किया गया। सिंध पहले पंजाब के अधीन था, उसको अलग प्रांत दिया गया का दर्जा। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा था, प्रशासनिक दृष्टिकोण से संभव नहीं था। उसके बाद मताधिकार का विस्तार किया गया। आप देखे होंगे 1919 के अधिनियम के तहत मात्र 3% भारतीयों को मताधिकार दिया गया था। अब उसमें और लिबरल रूप अपना करके 15-16% लोगों को मताधिकार दिया गया। इसी प्रकार से अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की है। और अंत में कह दिया गया कि अब जैसा 1919 के अधिनियम के तहत प्रोविजन था कि प्रति 10 वर्ष पर भारतीय प्रशासन की जांच की जाएगी, वो अब नहीं होगा। अब इसके अनुशंसा के तहत जो भी संविधान बन जाएगा उसकी पुनरीक्षा नहीं होगी, वो हमेशा के लिए। तो ये था साइमन कमीशन का सांगोपांग विवरण। इससे जुड़ी हुई एक नेहरू रिपोर्ट है जो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे, इसकी प्रतिक्रिया में बना, उसमें भी कुछ अनुशंसाएं की। और सबसे महत्वपूर्ण बात साइमन कमीशन का ये कि इसके अधिकांश चीज़ों को ध्यान में रख करके ही 1935 का अधिनियम बना। तो 1935 के अधिनियम का आधार बना था साइमन कमीशन। तो हम समझते हैं कि हम पूरी तरीके से आपको समझाने में सफल रहे। अगले क्लास में हम नए विषयों के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।